हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग या फिर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लर्निंग का मतलब सारी थ्योरीज रिलेटेड टू लर्निंग, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, डिस्कवरी लर्निंग, है ना, वही सारी टूची मुची थ्योरीज जो हम पढ़ते हुए आए हैं। तो हम सीधा जंप करेंगे अब टू दी क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्लास के बाद जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। इतनी गारंटी है, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास पता लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट अ चाइल्ड्स रेडीनेस टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे तौर पर बच्चे की अधिगम तत्परता को प्रभावित नहीं करता। भाई फिजिकल मैच्योरिटी बिल्कुल करती है। कैसे? अगर वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं है, उंगलियां उसकी इतनी मैच्योर हुई नहीं है, लिखने के लिए तैयार नहीं, तो क्या लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। या फिर लर्निंग किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर उसके पैर इनफ मैच्योर्ड नहीं है तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका तो कल हमने बात कर ही ली थी। ये इमोशनल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की आजकल पिक्चर चल रही है, सैयारा, वो सारे अनस्टेबल काइंड ऑफ पर्संस, ठीक है जो इमोशनल उस फेज में फंसे हुए हैं। तो अगर आपके पास इमोशनल अनस्टेबिलिटी तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। लैंग्वेज एक्सपोजर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर मैं यही जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने चाइनीज में प्रस्तुत कर दूं तो आप जानकर भी नहीं जान पाओगे कि क्या लिखा है, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्सपोजर भी भाई जरूरी है। हाइट और वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से काफी सारे बच्चे छोटी हाइट के मिलेंगे, काफी सारे जो बच्चे हैं वो बड़ी हाइट के मिलेंगे। कोई मोटा, कोई पतला, कोई मीडियम, ऐसे मिलेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट कितनी है, वेट कितना। हाँ, उससे फर्क पड़ सकता है कि भाई वेट ज्यादा हो गया है तो ज्यादा अपने बारे में कॉन्शियस हो गए हैं, 24 घंटे वेट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कैसा पतले हो कैसे नहीं, उसकी वजह से या फिर दूसरों के चिढ़ाने की वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाए, वो अलग बात है। बट ये हाइट एंड वेट वैसे ऐसा कुछ हिंड्रेंस आपके रेडीनेस टू लर्न में पैदा नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन को एक बार बैक जाने दो। इसका ऑप्शन तो हमें पता लग गया, हाइट एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं ना इसको इसे कर लेता हूँ टैब को। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग थ्रू इंक्वायरी और डिस्कवरी। अन्वेषण या फिर खोज के माध्यम से अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है भाई, मेमोराइजेशन ऑफ डाटा भी नहीं है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन ओनली नहीं, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भाई। जो इंक्वायरी होती है, डिस्कवरी होती है, वो बेसिकली कराई किस लिए जाती है, क्यों कराई जाती है? ताकि हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए। टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी, मेमोराइजेशन डाटा भी कुछ नकली चीज होगी, है ना। लर्निंग थ्रू इमिटेशन ओनली, यहाँ पे ओनली आ गया, सिर्फ उसी से नहीं सीखेंगे। तो लॉजिकल थिंकिंग इज द राइट उत्तर। अ चाइल्ड बिलीव्स दैट सन राइजेस बिकॉज शी वेक्स अप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, इस पीडीएफ में ना टोटल 21 क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन आपके लिए लाइक एक्स्ट्रा है या फिर बोनस के रूप में मान लो, तो 21 क्वेश्चन है। तो लास्ट में आपका कितना भी स्कोर आया, लाइक 15, 20, 25, 25 तो आएगा नहीं, तो 20 तक या फिर 21 पूरे आए, 10 आए, जितने भी आए वो आप लास्ट में कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में डालना, कमेंट में जब क्लास खत्म हो जाए। अ चाइल्ड बिलीव्स दैट सन राइजेस, एक बच्चा मानता है कि सूर्य इसलिए उगता है क्योंकि वह उठता है। यह किसका उदाहरण है? बहुत सुंदर क्वेश्चन, इसमें काफी सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। स्टार्ट करें। कंजर्वेशन, भाई कंजर्वेशन तो हमें पता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेशन का मतलब ये है, मेरे पास ये इतना मोटा कले का टुकड़ा है, मैंने इनको तोड़ तोड़ के 5 टुकड़े बना दिए, तो उसे पता होना चाहिए भाई ये बराबर है। समझ गए? उसे पता होना चाहिए बराबर है। ये तो कंजर्वेशन नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि जो मुझे लगता है कि मैं हुआ हूं, मतलब फॉर एग्जांपल कल भी मैंने समझाया था कि सामने मोदी जी बैठे हैं, उनके पीछे कौन खड़ा है, उनके पीछे पुतिन खड़े हैं। तो मुझे, अगर मुझे लग रहा है कि भाई मुझे दिख रहा है कि पीछे पुतिन खड़े हैं, तो मैं भी यही मान लूंगा कि मोदी जी को भी ऐसा दिख रहा होगा कि पुतिन खड़े हैं। बेशक पुतिन उनको दिखाई ना दे रहे हो, बट ऐसा मानूंगा कि मोदी जी को भी पुतिन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इगोसेंट्रिज्म वो। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या?
वही कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये होता है जब हमें द्वंद्व होता है दो चीजों में, जो कि बेसिकली हमें आता है ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा डिसोनेंस क्या होता है भाई, जब सर्दियों में शादी के दो कार्ड आ जाए, ठीक है, और फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी शादी बड़ी है, कहाँ खाने को अच्छा मिलेगा, भाई दुविधा है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस। एनिमिज्म कब होता है भाई, जब हम जब हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक पेंट होगी, शर्ट होगी, और गुड्डा हो गया, टेडी बियर हो गया, है ना, उनको जब हम फीलिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, जब होता है वो एनिमिज्म। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा गिर गया, तो हमने धरती को मार दिया, ले भाई धरती ने तेरे को गिराया है, तो धरती को मार दिया ताकि धरती रोएगी। सिंपल बात है। अब इसमें बताओ इसका उत्तर क्या है? इसमें मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों ने गलत किया हुआ इसमें, बच्चे कंफ्यूज होंगे बी या डी में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर है बी, ईगोसेंट्रिज्म। वही बात है, पुतिन वाली बात है। बच्चे ने सोचा कि मैं उठ गया तभी सूरज उठा है। ईगोसेंट्रिज्म। उसे उसको दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं दिख रहा, उसे ये नहीं पता कि वो उठ रहा है 10 बजे और सूरज उगली है 4 बजे से। उसे तो लग रहा है कि मैं उठाऊं तभी सूरज आया है भाई, वरना आता ही नहीं। समझ रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो भाई, इसको ध्यान से पढ़ना। Mr. Das observed that despite using colorful charts and real plants in science class, some students seemed distracted and disengaged. Upon speaking with them, he found they hadn't had breakfast and come from a noisy home environment. He wonders why his engaging teaching strategy didn't yield results. What is the most crucial factors he overlooked in this situation? भाई दास हैं, उन्होंने देखा कि रंग बिरंगे चार्ट और असली पौधे का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिविटी में घुल मिल नहीं रहे। बातचीत करने पर उन्हें पता लगा कि भाई वो नाश्ता करके नहीं आए। तो बताओ कौन सा इनमें से सबसे क्रूशियल फैक्टर्स है? ऐसी स्थिति में उन्होंने किस महत्वपूर्ण कारक की अनदेखी की है? दे लैक्ड प्रायर नॉलेज ऑफ प्लांट्स, he didn't revise the content thoroughly, students basic needs and learning readiness was not addressed, activities were not visually appealing। देखो डी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी तो भाई उसकी विजुअली अपीलिंग थी, क्योंकि उसने कलरफुल चार्ट्स और रियल प्लांट्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, पर बात ही ये है कि अगले खा के ही नहीं आए घर से कुछ, तो उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। भाई भूख पूरी नहीं हुई, भूख लग रही है तो पढ़ेगा कैसे? घर से नॉइजी इन्वायरमेंट से वो बेचारा आया है ना? तो उसकी लर्निंग रेडीनेस को एड्रेस नहीं किया गया। भाई वो रेडी नहीं है। अब आप खुद बताओ, आपके पेट में चूहे कूदते रहेंगे तो आप कितनी बार क्या कर लोगे, कितना पढ़ लोगे, या फिर कितना खेल लोगे जब तक भूख लगती रहेगी? तो बताओ। कि नहीं? समझे बात को? ही डिड नॉट रिवाइज कंटेंट थ्रोली, कुछ नहीं है, दे लेक्ट प्रायर, ऐसी कुछ बात करी नहीं गई। समझ के? भाई लोग भूख लगी थी, पहले उनकी भूख पूरी करो फिर पढ़ाने पे लगाओ। रेडीनेस उनकी देखी नहीं, लर्निंग रेडीनेस। अ टीचर गिव टू स्टूडेंट्स द सेम टास्क टू राइट एन एसे। एक टीचर है भाई, उसने दो बच्चों को टास्क दिया है रेनी सीजन पर। वन राइट फ्रॉम पर्सनल जॉयफुल एक्सपीरियंसेस, एक खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू लिखता है, और दूसरा नहीं, एक जॉयफुल एक्सपीरियंसेस लिखता है अच्छे जो उसके एक्सपीरियंस रही हैं, अनुभव रही हैं, और दूसरा थोड़ा पेनफुल लाइक फ्लड और इलनेस के बारे में लिखता है, रेनी सीजन से ही रिलेटेड। द टीचर इज कंफ्यूज as to why the same topic yielded such opposite content. What concept explain this variation in their response? Children's imitation of parents writing style नहीं, lack of grammar skills नहीं, influence of peer group behavior ऐसा भी नहीं आएगा। बेसिकली भाई ये बात है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की, प्रायर परसेप्शंस की, कि हमने चीजों को कैसे देखा है। फॉर एग्जाम्पल एक राहुल है और एक मान लो मोहन। ठीक है, राहुल को बचपन में ही एक खतरनाक कुत्ते ने, पहली बार जैसे ही राहुल एक कुत्ते से मिला, राहुल को उस कुत्ते ने काट लिया खतरनाक तरीके से। और मोहन मिला, तो मोहन जिस कुत्ते से मिला उसने बहुत ज्यादा प्यार किया। ठीक है, अब उनको बोला गया भाई तुम लिखो ऐसे कुत्ते कैसे होते हैं, तो वो बता देगा। मोहन तो लिखे अच्छे, बड़े क्यूट होते हैं, बड़े ही लाइक फ्रेंडली होते हैं, मजा आता है खेलने में, ही लिखेगा। और
जो दूसरा बंदा है अपना जिसको काट लिया गया वो क्या लिखेगा, भाई इनसे गंदा जानवर नहीं है कोई, मेरे ये कर दिया, मेरे वो कर दिया, गंदे होते हैं, नहाते नहीं, 100 चीजें लिखेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो भी हमारी नॉलेज डेवलप होगी आगे आने वाले टाइम पे वो कैसी होगी, न्यू एक्सपीरियंस जो मिलेगा प्लस पास्ट एक्सपीरियंस। समझ गए, तो ये उत्तर ठीक हो जाएगा। अच्छा इसका एग्जांपल और, वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया दोनों का, रोहन का और मोहन का, रोहन का नाम लिया था ना मैंने, राहुल लिया था, राहुल और मोहन का। अब ये मान लो कि मोहन को जितने भी आगे आने वाली लाइफ में कुत्ते मिले सारे स्वीट मिले, क्यूट मिले, तो वो तो चाहकर भी नहीं सोच पाएगा कि कोई कुत्ता काट भी सकता है। और राहुल को उस कुत्ते काटने के बाद बेशक सारी पूरी लाइफ में अपने अच्छे स्वीट कुत्ते मिले, तब भी उसे हर नए कुत्ते डर लगा रहेगा कि शायद मुझे ये काट ना ले। समझ गए, सिंपल बात, नो बकवास। A group of children in class 3 refused to solve a puzzle even after repeated encouragement. However, the moment the teacher announced that the best group would get a star badge, participation increased rapidly. तीसरी कक्षा के बच्चे ने पहली सुलझाने से इनकार कर दिया। जैसे शिक्षक ने बताया कि श्रेष्ठ समूह को स्टार बैज मिलेंगे तो बच्चों की भागीदारी बढ़ गई है। तो लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ बेस्ट इलिस्ट्रेट किया गया है, कौन सा दर्शाया गया है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इन फॉर, भाई यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं था क्योंकि वहां पे उन्हें एक स्टार बैच की लालचा नहीं लालसा दी गई थी। लालचा क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। रीइंफोर्समेंट इज हार्मफुल टू क्यूरियोसिटी, ऐसा भी नहीं है कुछ। A teacher tried to implement peer group work in a noisy classroom. Some students dominated while others remained completely silent. Despite giving equal opportunities, participation remained uneven. Which factor is most likely affecting learning here? एक शिक्षक ने समूह कार्य लागू किया, कुछ बच्चे हावी हो गए जबकि कुछ बच्चे चुप हो रहे। अवसर देने के बावजूद सहभागिता असमान रही, तो इस स्थिति में अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या है। यार थोड़ा सा मेरे ख्याल स्लो चल रहे हैं, 12 मिनट हो गए हैं, 7 क्वेश्चन, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एबिलिटी, ऐसी कुछ बात करी नहीं गई कि भाई बच्चों को कुछ लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, ऐसी तो बात करी नहीं गई, तो पहला ऑप्शन जाएगा कट। दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सोशल कंफर्ट, चलो देखते हैं आगे। इनसफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। और नो इन्फोर्समेंट री प्रोवाइडेड, तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें ना आप सभी को 2 ऑप्शंस में या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन बी डी में डाउट हो गया। अच्छा इसमें लिखा हुआ है नो री इन्फो, इसमें मैं बता देता हूँ हुआ क्या है कि भाई टीचर ने ग्रुप टास्क दिया जिसमें से ना कुछ बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप वर्क में, और कुछ बच्चे साइलेंट हैं। तो पूछा गया है कौन सा फैक्टर यहाँ पे लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है, जबकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल है और पार्टिसिपेशन अनइवन है। ऐसा क्यों, नो री प्रोवाइडेड, देखो री प्रोवाइडेड ऐसा नहीं है कि टीचर ने री प्रोवाइड नहीं किया इसलिए जो कुछ बच्चे शांत है, भाई जो बाकी बोल रहे हैं उनको भी तो नहीं किया। लिखा हुआ ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अगर री प्रोवाइड किया गया होगा तो सबको किया गया होगा, और नहीं किया गया होगा तो सबको भी नहीं किया गया होगा तो नहीं किया गया होगा। तो उससे डोमिनेशन में लाइक दूसरे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चे साइलेंट, ऐसा नहीं है, ये बात भी गलत है। तो जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, या तो भाई उनमें सोशल कंफर्ट की दिक्कत है या फिर उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, बस ये पॉइंट इज क्लियर। अगर उनकी मोटिवेशन बढ़ानी है तो कुछ रीइंफोर्समेंट दे दो, अगर बढ़ानी है तो, और नहीं बढ़ानी तो बस भाई पीरियड खत्म करके अपनी अगली क्लास में चलते बनो। ठीक है यार, मैं जहाँ ना ज्यादा एक्सप्लेन करना चाह नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चंस जिस हिसाब से मैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए। वाइल लर्निंग सब्ट्रैक्शन, 6 साल की बच्ची है अनन्या, उसने बोला कि इंसी जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 2 from 10 कि ये इक्वल है इसके, ठीक है। Insists that subtracting 2 from 10 and 10 from 2
gives the same results because both number are same, the teacher is confused by our logic. बेसिकली लड़की illogical है, या फिर वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रही, कंजर्वेशन को नहीं समझ पा रही, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा है, इलॉजिकल बच्ची है पहले तो, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा कोई अनन्या देख रही है, वो भाई इलॉजिकल मत समझना, ये प्री ऑपरेशनल वाली बच्ची है, छोटी सी 2 से 6 साल की, जो कि इलॉजिकल बातें कर रही है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन, अब आ रहे क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन। चलो जी, अब ना थोड़े से बच्चे टाइट हो जाओ, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ क्वेश्चन आप यहाँ गलत कर सकते हो। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड इमिटेशन। चलो भाई जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज अनकॉन्शियस, इमिटेशन इज प्लान्ड। इमिटेशन प्लान्ड जरूर होती है, इमिटेशन हम ध्यान से जरूर करते हैं, पर ऑब्जर्वेशन अनकॉन्शियस नहीं होती। इमिटेशन इज एग्जैक्ट कॉपिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड जजिंग। चलो आगे देखते हैं। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम एंड इंटरचेंजेबल नहीं। इमिटेशन रिक्वायर्स रीइंफोर्समेंट, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इमिटेशन इज एग्जैक्ट कॉपिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड जजिंग, बिल्कुल ठीक है। इसका सोर्स या फिर ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे इसका समझाना या फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको लास्ट में इसका डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी सब चिंता मत करो, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश इमिटेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज चेंज है इसलिए मैंने डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिटेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इमिटेशन इज अनकॉन्शियस, ऑब्जर्वेशन इज डेलिब्रेट, नहीं ये अनकॉन्शियस नहीं होता। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑलवेज रिक्वायर्स रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन डज नॉट, ऐसा भी नहीं है। इमिटेशन इज डायरेक्ट कॉपिंग, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इंक्लूड्स प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत है। समझ के, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। आगे इसका जो भी अंडरस्टैंडिंग पार्ट है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अ चाइल्ड डिसाइड्स, यहाँ पे भाई काफी सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। अ चाइल्ड डिसाइड नॉट टू ब्रेक अ रूल आफ्टर वॉचिंग अनदर स्टूडेंट गेट पनिश्ड फॉर इट। एक बच्चा नियम नहीं तोड़ता क्योंकि उसने देखा कि किसी और छात्र को उसके लिए सजा मिली। तो यह किस का उदाहरण है? डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, विकैरियस पनिशमेंट, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बताओ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोर्समेंट है नहीं कुछ। पनिशमेंट, अब आप इसमें दो फंस जाओगे, नेगेटिव पनिशमेंट है कि पॉजिटिव पनिशमेंट है। क्या बच्चे को डायरेक्टली पनिशमेंट मिली है? बताओ खुद ही आप, क्या इधर बच्चे को कोई डायरेक्टली पनिशमेंट मिली है? नहीं, उसने तो देखा कि दूसरे बच्चे को मिल रही है, तब वो डर गया कि भाई नहीं करना, तो डायरेक्टली पनिशमेंट नहीं मिली, ऑप्शन कट गया। विकैरियस पनिशमेंट, ये विकैरियस शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। विकैरियस का मतलब होता है जब हम दूसरे को पिटते हुए देख लें, या एक मतलब आपके हिसाब से समझा रहा हूँ। विकैरियस का मतलब ये, या तो हम दूसरे को पिटते हुए देख लें या फिर दूसरे को रिवॉर्ड मिलते हुए देख लें। अगर रिवॉर्ड मिलते हुए देखा और वो बिहेवियर हमने कर दिया तो वो विकैरियस रीइंफोर्समेंट है। और अगर पिटते हुए देखा और वो बिहेवियर बंद कर दिया, फिर वो बिहेवियर किया ही नहीं, बिहेवियर की बात नहीं है, वो एक पर्टिकुलर चीज की, यहाँ कुछ बिहेवियर में आया नहीं है, उस पर्टिकुलर एक्शन की बात है, यहाँ बिहेवियर की बात नहीं, बिहेवियर बंद कर दिया बिहेवियर चालू कर दिया, वो तो अलग है, डिसइनहिबिटरी इनहिबिटरी। यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट की बात करी गई है, पर्टिकुलर एक्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आपने दूसरे अपने दोस्त को पिटते हुए देख लिया तो आप नहीं करोगे, और अगर उसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए आपके दोस्त को शाबाशी मिली तो आप कर लोगे, तो विकैरियस, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर प्रूफ है मैं आपको लास्ट में दिखाऊं कैसे क्या कहाँ पे। डिसइनहिबिटरी इफेक्ट इज इमिटेशन, इन इमिटेशन इज मोस्ट डेंजरस व्हेन डिसइनहिबिटरी, देखो वैसे तो काफी सारे बच्चों आप में से पता हुआ, इनहिबिट जो ये लास्ट का वर्ड है इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है जो कोई हम बिहेवियर कर रहे होते हैं उसको रोकना। इनहिबिट का मतलब अगर हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको रोकना, और डिस लग गया तो मतलब कि जो रुका हुआ बिहेवियर उसको चालू करना फिर से। इनहिबिट का मतलब रोकना और डिस मतलब उसका उल्टा चालू करना। तो डिस इनहिबिटरी इफेक्ट इन इमिटेशन डेंजरस कब है? द मॉडल इज पनिश्ड पब्लिकली, नहीं। अगर जिस मॉडल को आप
ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर अपने अंदर उतारना चाह रहे हो और आप उसको देख रहे हो कि भाई उसको पनिशमेंट मिली, तो आप इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाओगे। इनहिबिटरी मतलब जो उसको देखम देख उसकी चालम चाल में आप बिहेवियर कर रहे थे उसको बंद कर दोगे, इनहिबिट कर दोगे, वो होता है इनहिबिटरी इफेक्ट। चिल्ड्रन आर अनअवेयर ऑफ रूल्स, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पीयर इंटरेक्शन इज एनकरेज, नहीं। द मॉडल इज रिवॉर्डेड फॉर नेगेटिव बिहेवियर, डेंजरस जब भी है भाई। डिसइनहिबिटरी का मैंने क्या बताया कि फिर से चालू करना, ठीक है। अब फिर से चालू करोगे तो जो जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो, फिर से चालू करोगे आप बिहेवियर, जिस मॉडल को कॉपी कर रहे हो। अब अच्छी बात कब होगी, जब वो अच्छा काम करे उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तभी तो आप फिर से चालू करोगे। आपने रोका कब था, रोका जब था ना, जो जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो उससे पनिशमेंट मिली, जब रोका था आपने। इनहिबिटरी इफेक्ट जब आया था। डिसइनहिबिटरी कब आएगा, जब आपका मॉडल जिसको आप कॉपी कर रहे हो वो कुछ काम करे और उसे लाइक रिवॉर्ड मिल जाए, तो आप डिसइनहिबिटरी इफेक्ट दिखाओगे। मतलब वही जो बिहेवियर करते हुए आ रहे थे वो चालू कर दोगे फिर से। दिक्कत कब है, जब वो आपका मॉडल गलत काम करे और उसे रिवॉर्ड मिले। इससे क्या होगा, वो पहले गलत काम करने वाला सिर्फ एक था, उसे रिवॉर्ड मिला। उसकी देखम देख में आपने भी गलत काम करा, किस चक्कर में कि आपको भी रिवॉर्ड मिल जाए। तो डिसइनहिबिटरी इफेक्ट डेंजरस जब है, जब जो आपके मॉडल को रिवॉर्ड कब मिले, जब वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा हो। पॉइंट इज क्लियर, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं। When a child's clapping prompts other children in the class to clap without thinking, तो भाई वो होता है ना, कोई टीचर आ गया या फिर जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे होता है, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसी किसी सेमिनार में बैठे और कहीं जा रखे हैं, तो आपका ताली बजाने का मन नहीं है, पहले एक ताली बजी, फिर दो ताली बजी, तीन, फिर बजती चली गई, आप सोचते भाई बजा ही नहीं तो हम भी बजा लो भाई, बस। तो वो एलिसिटिंग इफेक्ट है, सबको पता है, इसमें किसी को दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। 14th, a student sees that other are praised praised तो वो हो गया प्रेज मारना, praised सेम बोल दिया क्या? A student sees that others are praised for asking questions, so he begins to do the same. उसने देखा कि भाई दूसरे बच्चों को ना रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर दूसरे बच्चों की सराहना हो रही है जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एक्ट है वो, उसमें आपका कोई मॉडल नहीं है जिसका आप बिहेवियर अपने आप में उतारना चाह रहे हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है। तो आप भी वही करने लग जाते हो। तो ये क्या है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। देखो ये तो है नहीं, ये तो टुच ऑप्शन है, तो आखिरी वाले। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या आपको अभी तक मिली, डायरेक्ट प्रेज मिली नहीं, मिली ना, गलत। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, इसमें आपको आपने दूसरों को देखा, वो कोई एक्ट कर रहा है, उसको रिवॉर्ड मिला, पनिशमेंट मिली, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को ढाल लिया। अच्छा, अगर आपने अब विकेरियस, ये इसको कुछ बोले, मैं तो यार विकेरियस बोलता हूँ इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकती है, मैं इसको विकेरियस ही बोलता हूँ, ठीक है। विसेरियस बोल लो, पता नहीं क्या होती करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं पता, मैं विकेरियस बोलता हूँ। तो आपने विकेरियस रीइंफोर्समेंट दिखाई, मतलब आपको मिली कि दूसरे आपके दोस्त ने कोई सवाल पूछा, उसको भाई टॉफी मिल गई, तो आप चाह रहे हो कि आप भी सवाल पूछो, ठीक है। अब बात ये हुई कि आपके दोस्त ने ना, साइंस की क्लास चल रही थी और आपके दोस्त ने सवाल पूछ लिया कि सर ये वाटर साइकिल में जो बारिश गिर रही है उसे कहते क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये हो गया। उसने कुछ पूछ लिया, तो टीचर ने बोला अरे वाह बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ले टॉफी। आपने सोचा कि चल भाई सवाल इसने पूछा है, मैं ही पूछता हूँ, मुझे टॉफी मिलेगी। आपने कई देर सोचा वाटर साइकिल क्या है क्या नहीं है, दिमाग लगाते रहे क्या सवाल पूछूं जो बढ़िया सर को लगे, ठीक है। आपने हिम्मत जुटाई और आप खड़े हुए, आपने बोला रोटी खा लो जी, तो फिर कुछ नहीं मिला आपको, फिर आपको बाहर जाके प्रसाद मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब होती, जब आप दूसरे को फॉलो करते, अपने दोस्त को फॉलो करते हुए आप भी अच्छा सवाल पूछते, आपको भी प्रेज मिलती, तब जो इन्फोर्समेंट आपको मिली, जो टॉफी मिली, वो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्यों, क्योंकि वो आपको मिली है, आपके दोस्त को नहीं।
इन Pavlov's experiment what does the bell become? भाई बेल क्या बन जाती है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, न्यूट्रल है, कंडीशन है, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स है? कंडीशन रिस्पॉन्स तो कौन सा है भाई? जब बेल बजने पर वो राल टपकेगी, वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? वो जो बेल, वो कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि वो स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है। तो बेल क्या है? कंडीशन स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल इस एक्सपेरिमेंट से पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, जिसके बजने ना बजने से कुत्ते पे कोई असर नहीं था, है ना। और अनकंडीशन स्टिमुलस कब थी? जब उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया और जब वो पेयरिंग कर रहे हैं ना खाने और बेल के बीच में, जब कुत्ते को भी फिलहाल पता नहीं कि हाँ भाई बेल बजने पे खाना आएगा, वो बार बार ऑब्जर्व करेगा, हाँ भाई बेल बजा खाना है, बेल बजा खाना है। जब वो ऑब्जर्व कर लेगा, उससे पहले ये अनकंडीशन स्टिमुलस रहेगी। पॉइंट इज क्लियर? तो इसका कंडीशन स्टिमुलस उत्तर है। Which best illustrates classical conditioning in the classroom? Student studies more to win teachers praise. Classical conditioning है, तो इसका आप कर दीजिए उत्तर। स्टूडेंट स्किप होमवर्क एंड इज मेड टू स्टे लेट, नहीं। स्टूडेंट इमिटेट्स पीयर टू गेट रिवॉर्ड, नहीं। स्टूडेंट स्टार्ट स्वेटिंग बिफोर अ मैथ्स टेस्ट। तो भाई मैथ्स टेस्ट उसको फोबिया है, या फिर बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो मैथ टेस्ट बोलते ही पसीना चालू। ये है आपका। विकेरियस लर्निंग इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद वर्क ऑफ, बता दो भाई। एल्बर्ट बंडूरा है, आगे दिखा दूंगा कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। A teacher plays soft instrumental music before starting every math class. After a week, student starts feeling anxious, nervous the moment they hear that music even outside the class. तो भाई एक शिक्षक है, हर गणित की कक्षा से पहले धीमा धीमा वाग संगीत बजाते हैं। तो मैथ की क्लास चालू होने से, वो भी बड़े टॉर्चर आदमी है भाई जो भी टीचर है, तो मैथ की कक्षा से पहले एक वाद यंत्र बजाते हैं, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद छात्र वही संगीत कहीं भी सुनकर घबरा जाते हैं। तो ये किस तरीके की कंडीशनिंग है भाई? देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो नहीं है, क्योंकि इधर कोई रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट तो शामिल नहीं है, रीइंफोर्समेंट तो शामिल नहीं है, तो पहले ऑप्शन तो जाएंगे कट। आखिरी के दो बचे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग के दोनों। एंग्जाइटी एज अ कंडीशन रिस्पॉन्स, म्यूजिक एज अ अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहां भाई म्यूजिक अब एक कंडीशनड स्टिमुलस बन चुका है, जो कि एक कंडीशन रिस्पॉन्स क्या? एंग्जाइटी पैदा कर रहा है। तो डी ऑप्शन में अगर होता म्यूजिक एज एन कंडीशन स्टिमुलस तब ठीक होता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है अनकंडीशन स्टिमुलस, तो यहाँ पे है सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एंग्जाइटी है वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुका है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट लर्निंग? बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें तो भाई ये मान लो आप गलत करोगे ही करोगे, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करेंगे, इसकी गारंटी है। रिपीटिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, दोहराना कोई जरूरी नहीं है लर्निंग के लिए, ऐसा बोला गया है। रिपीटिशन विदाउट री इन्फोर्समेंट डज नॉट एनहेंस लर्निंग। रिपीटिशन विदाउट री इन्फोर्समेंट डज नॉट एनहेंस लर्निंग, ठीक है। पनिशमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग undesirable behavior. Interest in work and in improvement is conducive to learning. ये है DSSB-PRT लेवल, ठीक है। ये मैंने डाल दिया ताकि केवीएस वालों को पता लग जाए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो भाई लास्ट स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट इन वर्क एंड इंप्रूवमेंट इज कॉन्ड्यूसिव टू लर्निंग, बिल्कुल ठीक है भाई। लर्निंग अगर करनी है तो आपका उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात ठीक है। पनिशमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, भाई अगर आपको अनडिजायरेबल बिहेवियर जो आपको बच्चे में नहीं चाहिए, अगर उसको एलिमिनेट करना है, हम तो जनरली पनिशमेंट का सहारा लेते हैं कि भाई मार दिया पीट दिया, बट वो इफेक्टिव नहीं होती, यही लिखा हुआ है पनिशमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बिल्कुल है भाई। अगर हाँ आपको देना है तो नेगेटिव री दो, पनिशमेंट मत दो। अगर आपको उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर एलिमिनेट करना है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो अगर चाहो तो, वो भी कुछ हद तक, ठीक है। और बेसिकली रीइंफोर्समेंट तो डिजायरेबल बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए होते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए काम नहीं आएगी वो। बट हाँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं
छोटे परसेंटेज पे काम आ सकती है, पनिशमेंट तो नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। रिपीटिशन विदाउट री इन्फोर्समेंट, कि रिपीट तो कर रहे हो बट कोई री इन्फोर्समेंट नहीं मिल रही है, तो वो लर्निंग को एनहेंस नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। इसका प्राइम एग्जांपल दूं, काफी सारे आप में से बच्चे मैथ में कमजोर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो रिपीटिशन होगी, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, मैथ में वही 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पा रहा, तो उससे आपकी लर्निंग एनहेंस नहीं होगी। उसमें आपका बस एक ही उपाय है, कंसिस्टेंट रहो, लगातार मेहनत करते रहो, बाद में रीइंफोर्समेंट मिले कभी मिलेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, रिपीटिशन विदाउट री इन्फोर्समेंट डज नॉट एनहेंसेस लर्निंग। बिल्कुल भाई, रिपीटिशन करोगे बट विदाउट री इन्फोर्समेंट करोगे, लर्निंग नहीं होगी, एनहेंस नहीं होगी, लर्निंग एनहेंस नहीं होगी। रिपीटिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, भाई रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, तो यही फॉल्स है। इसका जो भी प्रूफ है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। Which of the following situation would be least suitable for developing conservation skills in a 7-year-old? Pouring water into different, बिल्कुल ठीक है भाई। Rearranging the same number of counters in different patterns, बिल्कुल ठीक है। Comparing weights of differently shaped clay, बिल्कुल ठीक है भाई। Asking the children to explain a mathematical proof, इससे कोई मदद होने वाली है नहीं, सबने कर दिया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। A teacher claps every time before giving chocolate to class, भाई clap पहले कर, क्या बोलते हैं, हर बार क्लैप बजाती है चॉकलेट देने से पहले। After a week, the student starts salivating or getting excited just on hearing the clap. तो भाई बताओ, क्लैप यहाँ कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है भाई? चॉकलेट तो यहाँ फूड की तरह है, जो उस कुत्ते के लिए फूड था। स्टूडेंट की एक्साइटमेंट अब एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुकी है, नॉर्मल। टीचर यहाँ पे तो कोई है नहीं, टीचर का तो यहाँ कोई रोल है ही नहीं, टीचर क्लैप का रोल है। तो ये क्लैप जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, न्यूट्रल स्टिमुलस कब, जब एक हवा में जबरदस्ती क्लैप बजा दी, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस कब बनी, जब क्लैप के बाद चॉकलेट देनी स्टार्ट करी, जब बच्चों को पता नहीं था कि भाई हर क्लैप के बाद चॉकलेट मिलेगी। जब हर क्लैप के बाद चॉकलेट मिलने लगी, जब बच्चों को पता लग गया भाई क्लैप बजी चॉकलेट मिलनी है, तब वो कंडीशन स्टिमुलस बन गई। बहुत इजी, ठीक है। तो भाई 21 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए खत्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से पहले रुक जाओ भाई, बैग चलते हैं, धन्यवाद अभी नहीं, पर धन्यवाद मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि उसके बाद पीडीएफ दिखाने के बाद हम सीधा करेंगे बंद। देखो भाई, अगर किसी को लर्निंग का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो एक तो मैंने ऑलरेडी क्लास नंबर 4 के नाम से ना वो पढ़ले चैनल पर डाली हुई है, वहां जाके ये पूरी पीडीएफ मैंने खुद से ही पढ़ाई हुई है, वहां जाके पढ़ लेना, क्लास में ले रखी है इसकी, ठीक है। ये सारा समझा रखा, कैसे क्या, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, वो मैंने सारा समझाया, उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो एक तो वो सीधा मैंने सॉल्यूशन बता दिया, आप सीधे जाके क्लास देखो, वहां आपको मिल जाएंगी और समझ आ जाएंगी चीजें क्या है, ठीक है। नहीं तो ये 502 का ब्लॉक 1 है लर्निंग का, लर्निंग के ऊपर इसमें सारी थ्योरीज भी हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, ठीक है, ये सब चीजें। अब 2 सेकंड रुक जाओ आप जरा, ये लो जी। देर आर पॉसिबली 3 ways टू स्ट्रेंथन इमिटेशन। इमिटेशन को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज और इंसेंटिव, ठीक है। सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस, कोई उसने इमिटेशन किया तो उसको कोई रिजल्ट में ऐसा, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे ने साइकिल चला के दिखा दी, या फिर यहाँ पे बात हो रही है इमिटेशन की, ठीक है, कुछ कर भी दिया फॉर एग्जांपल, उसको लास्ट में एक रिवॉर्ड दे दो, बेसिकली बोला गया। व्हेन अ चाइल्ड इमिटेट्स हर सेइंग मदर सेइंग मिल्क, शी वुड लाइक टू रिपीट सेइंग दिस वर्ड इफ इन रिस्पॉन्स शी गेट मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है। तो अगर कुछ मेहनत कर रहा है तो भाई उसको एक सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस दे दो, जिससे वो लाइक रीइंफोर्स हो जाए। और तीसरा है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। विकेरियस का मतलब होता है जब हम दूसरों से देख के सीखें कोई पर्टिकुलर एक्ट, जैसे कि समटाइम्स अ चाइल्ड इमिटेट्स बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स are imitating it without getting any direct incentive or any satisfying consequence. It rests on logic that others are imitating it as they might be getting some benefit or satisfaction out of it. तो vicarious दूसरों को देख के भेड़ चाल में कुछ करना, that is vicarious। अगर कुछ अच्छा करोगे तो reinforcement, कुछ बेकार करोगे तो punishment। फॉर एग्जाम्पल वही ना, आजकल गुच्ची, भाई गुच्ची के शूज हैं, ये शूज हैं, वो शूज हैं,
आपको ऐसे मिल क्या रहा है, दूसरे पहन रहे। अच्छा सबसे अच्छा वो लबूबू का वो भद्दी सी डॉल, वो उसकी दांत पता नहीं आंख ऐसी है उसकी, और दांत उसके ऐसे ऐसे कुछ हैं, ऐसी बनी रहती है वो, उसके चक्कर में लोग वो खरीद रहे हैं। भाई तुम छल्ले में डाल भी लोगे तो हो क्या जाएगा उससे। चूजिंग अ ब्रांड ऑफ ड्रेस और कॉस्मेटिक, टॉकिंग इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, हे आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली यू नो, और सिंगिंग एन ऑड ट्यून, ये सारे विकेरियस इमिटेशन हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर एक्ट जो हमें दूसरों को अच्छा लगे कि हमें इससे कुछ मिला है तो हम भी करने लग जाते हैं। अब लबूबू को क्या आप पता है, एक जबरदस्ती की वो सोशल एक्सेप्टेंस मांगते हो। आपको पता है लबूबू ट्रेंड में है, लबूबू को सारे पूछ रही हैं, आप सोचते हो मैं मेरे पास आ जाएगी तो मेरे को भी लोग पूछेंगे, अरे क्या भाई क्या। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या क्या होते हैं भाई, 3 इफेक्ट होते हैं बेसिकली। मॉडलिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी मैंने बता दिया, सप्रेस कर दो जब डेविएंट बिहेवियर को, और डिसइनहिबिटरी जब आप उस बिहेवियर को फिर से करना स्टार्ट कर दोगे, इट इज कॉल्ड डिसइनहिबिटरी। और एलिसिटिंग इफेक्ट जब है जब एक मास बिहेवियर करो, फॉर एग्जांपल क्लैपिंग कर दो सारे एक साथ मिलके, इट इज कॉल्ड मास बिहेवियर। पॉइंट इज क्लियर, मैं बहुत ऊपर समझा रहा हूँ। अच्छा एक वो क्वेश्चन था कि इमिटेशन इज प्लैंड, है ना वो था, तो यहां देख लो भाई, इमिटेशन इज कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग अदर्स एक्शंस और बिहेवियर, वन डज नॉट इमिटेट एवरीबडी वन कम अक्रॉस, वन चूजेस कॉन्शियसली और अदरवाइज अ पर्सन फॉर इमिटेटिंग सम ऑफ हिज और हर। बेसिकली हम कॉन्शियसली चूज करते हैं अगर किसी को हमें इमिटेट करना है तो, वो अनकॉन्शियस नहीं होता, बेसिकली प्लैंड होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी प्लैंड होती है, या फिर आप कह दो कॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस नहीं होती ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी। हाँ इंसिडेंटल लर्निंग अनकॉन्शियसली हो सकती है, बट ऑब्जर्वेशन भी कॉन्शियसली होती है। बेसिकली ये इमिटेशन ही होती है, बट विद पर्टिकुलर लॉजिक्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, थोड़ा मैं आपको दिखा भी दूं, अब इसे रंग येलो कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। But it is different from imitation in which the observer copies and reproduces the behavior of the model, जिसमें हम बस भाई अच्छा लगा उसका बिहेवियर तो कॉपी करना स्टार्ट कर दे, ये होती है इमिटेशन। बट इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वी थिंक एंड जज एंड लर्न नॉट ओनली हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स बट ऑल्सो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन आर लाइकली टू बी। समझ गए, तो इसमें हम रैशनली जज करते हैं, थिंक करते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कॉपी। पॉइंट इज क्लियर, ये मैंने सारा समझा रखा है। ठीक है, और तो मुझे कुछ नहीं बताना शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। ट्रायल एरर का तो मैंने क्वेश्चन डाला ही नहीं, बहुत इजी थ्योरी थी, इसका तो मैंने कोई क्वेश्चन जानबूझ के डाला ही नहीं, इसके भी मैंने डाले नहीं, डिस्कवरी लर्निंग के भी डाले ना। ठीक है भाई, अगर किसी को पढ़ना है बहुत अच्छी ये किताब है भाई, 502 ब्लॉक एक, बहुत सुंदर बहुत प्यारी किताब, जाके पढ़ लेना, आपका हो जाएगा भला। और यहाँ पे हम करते हैं इस चीज को खत्म। लो जी, थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, होप सो कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। इन सेशंस का बस एक मतलब है, आपको फटाफट 20-22 जितने भी क्वेश्चन हो पाए हम आपको करा पाए, और आप इसके मजे लूट के और तैयारी कर पाओ। ठीक है, अब आपको पता लग गया ना 502 ब्लॉक एक से आपको क्या दिक्कत है, विकेरियस से आपको नहीं आ रहा, इनहिबिटरी आप भूल गए, डिसइनहिबिटरी भूल गए, बस वही चाहिए था मुझे, आप जाके पढ़ लोगे, वो टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर। समझ गए, विकेरियस का मतलब समझा दिया क्वेश्चन। अच्छा अब इसमें से जिस जिसके 21 में से कितने नंबर आए वो आप कमेंट करके बता देना, सर मेरे 15 आए, 14 आए, 5 आए, 5 तो किसी के नहीं आएंगे, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, जितने भी आए, 21 में से 21 आए तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो फिर हम और कुछ सोचेंगे एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर चलते रहेंगे इसी मूड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आप सभी का।